अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, राइज एंड शाइन में आप सबको वेलकम। राइज एंड शाइन ओनली ऑन 365 न्यूज, मंडे टू फ्राइडे 9 से 11 बजे लाइव। नादिया खान, सुहेब हसन को आप देख सकते हैं और हमारी बातें हा क्या बात ये मेरे आप बोल रहे थे, मेरे इशारे चल रहे होते हैं। हाँ, ये देख सकते हैं नादिया खान, सुहेब हसन। नहीं बोल दो तुम भी बोल दो। नहीं मैं इशारे, आप बोल रही है मैं इशारे कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं नादिया खान, सुहेब हसन। उस्ताद है हमारे, जबरदस्त सिखा रहे हैं, हमारे क्रैश कोर्स मेरा चल रहा है 3 महीने से न्यूज एंकरिंग पे। और क्या बेहतरीन आप जा रही हैं, क्या प्रोग्रेस है। मैं तो कहता हूँ कि पीछे छोड़ देंगे आप सबको, ये पीछे। शुक्र ये है कि ये जो डेस्क हमारा थोड़ी देर बाद आ जाता है ना, वो बड़ा मैं कहती हूँ यूजफुल है, क्योंकि जब टांगे कांपती हैं कभी कभी जब बात कर रहे होते हैं, खास तौर पे 2-2, 3-3 पॉलिटिशियंस की जब बात होती है, वो जो है ना उस पे कड़ी नजर और कड़ा कान रखने की गर्मा-गर्मी हो जाती है कभी पॉलिटिशियंस की बात हो रही है। ये किधर जा रहा है, हमारा पता कल्चर सा बन गया ये शो या कोई भी शो जिसमें 2-3 आप हुकूमत या ऑपोजिशन के नुमाइंदों से आप बात करते हैं, उर्दू देखो माशाल्लाह, तो वो खतरनाक हो जाता है। मुझे लगता है कि जवाब तो नहीं आ रहा, अटैक ज्यादा आ रहा है। हिस्ट्री होती है ना पीछे, उसके पीछे कहानी होती है पूरी, पिछली एपिसोड्स होती हैं जो देखनी पड़ती हैं, फिर पता चलता है कि क्या एक दूसरे के साथ राइवलरी चल रही है। मतलब मैं तो कहती हूँ कि इतना मुश्किल है, बहुत सारे जो हमारे मेहमान होते हैं सियासी खास तौर पे, उनसे कोई सवाल का जवाब निकलवाना इतना मुश्किल है, जैसे बिरयानी में आपको अच्छी बोटी मिल जाए। पॉलिटिशियन कैसे फिर वो, अगर वो इस तरह घुमा फिरा के बात ना करे, कुछ कमेंट देखे। और हमारी आदत है कि डायरेक्ट सवाल डायरेक्ट जवाब, छोटा 1 मिनट के अंदर पॉलिटिक्स में सबसे पहला उसूल ये है कि यू कैन नॉट कमिट एट एनी पॉइंट इन टाइम, यू कैन नॉट कमिट एनीथिंग। तो बड़ी अजीब बात है, हम तो डायरेक्ट मतलब जवाब देने के आदी है ना। यहाँ मैं देखती हूँ कि जब जवाब आ रहा होता है, इधर घूम से सरगोदा से, फिर उधर से जाके क्या कहते हैं मरी से घूम के हमारे सवाल का जवाब नहीं मिलता। नहीं तो ऐसे ही है ना, सबसे बेहतरीन पॉलिटिशियन वही है, घुमा फिरा के बात करें, कोई चीज ऐसी स्टेटमेंट ना दे कि हतमी स्टेटमेंट है। बिल्कुल, मैं ताकि बाद में उससे दोबारा मैं शो खत्म भी हो जाता है तो मैं कहती हूँ जवाब नहीं मिला, सुहेब जवाब नहीं सही मिला, मैं बड़ी बेचैन हो जाती हूँ उसके बाद। अच्छा सुहेब, आज की खबरों में ताजा खबर तो ये है कि दरारें पड़ गई हैं, क्रैक्स नजर आ रहे हैं आपको? जी बड़े दूर पड़े हैं। अच्छा, इनको ये वो लोग हैं जिनको हमारे धमाकों की और जमीन हिलने की आवाज आ रही थी, याद है? अब वहां भारत में जो क्रैक्स पड़ रहे हैं जी, उसकी आवाजें यहाँ तक आ रही है। बिल्कुल, ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी का एतराफ भारत में भी अब किया जा रहा है, और एतराफ सिर्फ अवाम की सतह पे नहीं हो रहा है, पॉलिटिशियंस की सतह पे नहीं हो रहा है, उनकी आर्मी की तरफ से भी एतराफ किया जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में हमें नाकामी हुई है, ऑपरेशनल सतह पे हमें नाकामी हुई है, इंटेलिजेंस की सतह पे नाकामी हुई है, पॉलिटिकल विल की सतह पर नाकामी हुई है, अवाम हमारे साथ उस तरीके से नहीं खड़ी थी। ये सब चीजें, सब बातें की हैं उनके डिप्टी आर्मी चीफ ने। कमाल हो गया। हम तो कब से कह ही रहे थे, लेकिन जब अपने लोग बात करते हैं ना, अपने अंदर से आवाज आती है, उसका असर बहुत होता है कि बड़े झूठ बोले पहले इनके मीडिया ने तो बहुत ही झूठ बोले, इन्होंने भी बोले, अब इनके ही लोग। और सोचिए सर्विंग जनरल्स में तो ये हैरान हूं, ऐसा कहां होता है? यही कह रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि हमें ये नहीं बताया गया कि कब हमला करना है, यानी हम बिल्कुल अवेयर नहीं थे कि क्या सूरत हाल, क्या स्ट्रेटेजी बन रही है। तो इस पर हम बात करेंगे, जल्दी बताए थे। फिर आईसीसी में कुछ तब्दीलियां हुई हैं भारत की तरफ से, मजीद उनका इन्फ्लुएंस बढ़ गया, इसकी हम बात करेंगे। फिर आईसीसी का तो नाम अब इंडियन क्रिकेट काउंसिल हो जाना चाहिए, क्योंकि उसमें इंटरनेशनल कुछ नहीं रहा कि 25 ममालिक के लोग जो दरखास्त भेज रहे हैं फॉर अपॉइंटमेंट, उनको नहीं मिल रहा, वो सिर्फ इंडिया से सिलेक्ट कर रहे थे। किसकी पर्ची है? आज हम पर्ची पे बात करेंगे। बिल्डिंग कोलैप्स जो हुई है कराची में, लियारी में, वहां से लाइव भी पर आपको देंगे, और हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट वहां पर होंगे, बताएंगे वहां का अहवाल कि क्या सूरत हाल है। इसके साथ साथ मौसम की भी सूरत हाल का अहवाल, और फिर कराटे किड हमारे साथ एक बड़ा जबरदस्त कराटे किड कौन जी है, एक सरप्राइज है। अच्छा, जबरदस्त परफॉर्मेंस रही है पाकिस्तान की, तो ये भी हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम आगाज करते हैं इसी एतराफ के साथ। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद भारतीय फौज और सियासी क़यादत के दरमियान दरारें पड़ गई हैं, वाज़ेह हो रही हैं। डिप्टी आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने टेक्निकल फोरम FICCI में खिताब के दौरान मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया है, और जो कुछ उन्होंने कहा है वो हमने आपको थोड़ा बता ही दिया। मजीद इस पर तजिया भी लेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने हमें ज्वाइन किया है। हारिस नवाज साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। तो पूछे कहाँ होता है ये सर्विंग जनरल अपनी हुकूमत के अगेंस्ट वॉर की, पोस्ट वॉर ऐसी बात कर सकते हैं, है ना? अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, बिल्कुल मुझे बताएं कि ये डिप्टी आर्मी चीफ है और ये हर सतह पर ये अपनी नाकामी का एतराफ कर रहे हैं। न सिर्फ ये कि हरबी सलाहियतें उनके पास कम थी, फिर वो इंटेलिजेंस फेलियर की भी बात कर रहे हैं, फिर वो सियासी विल की भी बात कर रहे हैं, वो गवर्नमेंट, तो ये तो बहुत बड़ा बयान है। हम तो ये बताते हैं दुनिया को, दुनिया ने रियलाइज कर लिया है, लेकिन खुद एतराफ किया जा रहा है उनकी तरफ से। देखिए, दिस इज वन ऑफ द फैक्टर्स कि इनको इतनी बुरी तरह से नाकामी हुई है, शिकस्त हुई है, जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर चला रहे थे, और उस पर खास तौर पे फौज और इनकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप में बहुत बड़ा डिवाइड था।
और इसके बारक्स अगर पाकिस्तान में देखें तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जिस तरीके से परीक्षा बनाना अमली से प्लान किया, ये मार्के हक और ऑपरेशन बुनियाद मसूद, उसमें पूरी कौम को उन्होंने इकट्ठा कर लिया। एंड वी फॉट एज अ नेशन, और लड़ाई हमेशा यू फाइट एज अ नेशन। और इसीलिए पूरी जब कौम खड़ी होती है मुसल्लह फौज के साथ तो उसको बहुत मुश्किल होता है उसका दे सके। और वहाँ पर डिसाइड, आपने देखा कि डिप्टी एयर चीफ उनके 3 दिन पहले इनकी हुकूमत ने उनको सैक कर दिया, क्योंकि उसने ये कहा था कि हमारे पायलट्स अभी तक ट्रेन नहीं है राफेल जहाज को उड़ाने के लिए। नॉर्दर्न कमांडर 3 लेफ्टिनेंट जनरल जो पूरे कश्मीर और बल्दिस्तान का रिस्पॉन्सिबल होता है ऑपरेशन का, ही वाज चेंज एंड मौके के ऊपर। और थर्ड, आपने देखा कि अभी उनके डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ किस तरीके से बात कर रहे हैं कि जी इनकी पॉलिटिकल लीडरशिप के बारे में बात कर रहे हैं, इनके रिस्ट्रेन क्या थे, इनके आपस में क्या मिस कोऑर्डिनेशन थी। उसके बाद जहाँ तक वो कह रहे हैं कि हमें ये भी, इवन इनके एयर चीफ कह रहे हैं हमें ये पता होता है कि जब मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करा तो इन वेपन के लेने का या राफेल का किसी का, तो ये 10 साल तक के बाद जाकर मटेरियलाइज होगा, हमें इसका कोई फायदा नहीं होगा। सो ये बातें उस वक्त की जाती हैं जब टोटल नाकामी हो, नाउमीदी हो और उनको बुरी तरह शिकस्त हुई हो। आपको पता है, हैरानी होगी कि इंडियन एयर फोर्स के अंदर तकरीबन 13 स्क्वाड्रन कम है, 300 पायलट कम है जो कि आ ही नहीं रहे हैं, ज्वाइन ही नहीं कर रहे हैं। अच्छा, दे आर स्केर्ड ऑफ पाकिस्तान एयर फोर्स। बड़ी खबर है। अच्छा, मुझे सर ये बताएं कि उन्होंने इसके साथ साथ खैर सियासी क़यादत को भी कहा, उन्होंने ये भी कहा कि 4 ISR, ये यानी इसमें कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम आ जाता है, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर, इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस, ये तमाम तर नाकामियों का उन्होंने एतराफ कर लिया है। टेक्नोलॉजी इनके पास है ही नहीं सही। बिल्कुल, इस तमाम तर नाकामी का। और फिर आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने भी कल खिताब किया और उन्होंने कहा कि आप एक तो किसी तीसरे मुल्क को फरीक बनाकर ये जंगें उस तरह जीती नहीं जाती हैं, ये अपने बलबूते पे होती है, क्योंकि उनका बयान आया कि हमें तुर्की और चाइना से भी लड़ना पड़ा। जंग हमने लड़ी है, लेकिन फिर अगर कोई और वो कह रहे हैं कि जी टर्की चाइना की सपोर्ट, वरना पाकिस्तान अकेले नहीं झेल सकता था, उनको इतनी सारी सपोर्ट हासिल है, हमें नहीं, हालांकि इनको भी ठीक ठाक सपोर्ट है। लेकिन इसका एतराफ करना। नादिया मुझे ये बताएं कि इंडिया के पास राफेल किसने दिए? फ्रांस ने दिए। बिल्कुल। इंडिया को कोई Su-30 और MiG-21 किसने दिए? रशिया ने दिए। S-400 जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है रशिया ने दिए जी। ड्रोन्स मिराज फ्रांस ने दिए, ड्रोन्स इजराइल ने दिए, अमेरिकन ने अलग वेपन दिए। सो आप हर मुल्क से खरीदते हैं, दैट डजंट मीन कि वो मुल्क आपके खड़ा होकर लड़ाई कर रहा है। बिल्कुल। द सेम हैपेंड विद पाकिस्तान। आपको चाइना ने आपको PL-15 मिसाइल दिए, आपको J-10 और J-17 जहाज दिए, बिल्कुल सही। उसके बाद आपको सिस्टम दिए, तुर्की ने सपोर्ट किया, लेकिन दैट वाज वो आपको उन्होंने वेपन सिस्टम दे दिए, चलाना किसने? चलाना है हमारे ट्रेंड पायलट्स ने और हमारी मुसल्लह अफवाज ने। इनके प्रॉब्लम ये है कि इनके लोग अनट्रेंड है, अनप्रोफेशनल है, देर इनकेपेबल ऑफ यूजिंग दोज वेपन्स। इसलिए तो उन्होंने डिप्टी चीफ को सैक कर दिया। उसने कहा कि हमारे ट्रेंड में पायलट नहीं वेपन चलाने के लिए। हमारे लोग जो हैं दे आर फुली ट्रेन, नंबर 1। नंबर 2, उनको प्रोफेशनल उनकी एक्सरसाइज कराई जाती है, इंटर आर्म्स ट्रेनिंग, ट्राई व्हीकल ट्रेनिंग करवाई जाती है, ट्राई सर्विस ट्रेनिंग होती है, जज्बा ईमानी होता है, जज्बा शहादत होता है, ये फोर्स मल्टीप्लायर होता है। तो आपके तो बल्कि इजराइल के तो लोग आके कश्मीर में बैठे हुए थे, ड्रोन उड़ा रहे थे, तो हमने तो नहीं आपके ऊपर कहा कि, लेकिन आपके लड़ने वाले नहीं हैं आपके। इट इज प्लीज रिमेंबर, इट इज मैन बिहाइंड द मशीन, इट इज नॉट मशीन बिहाइंड द मैन। आपको चलाने वाला कौन है? वो आपने, अब आप देखें क्या ये कौम है, मुझे समझ नहीं आती। 250 लोग मारे गए, मानते नहीं थे, कोई नहीं, बड़ी पता नहीं क्या है, हम बता नहीं सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 100 लोगों को उनको गारंटी वॉर दे रहे हैं। भाई व्हाट दे हैव डन, दे हैव लॉस्ट द वॉर। क्या उन्होंने पाकिस्तान के किसी जहाज को गिराया है? 3 राफेल जहाज के पायलट जो मारे गए और 1 रशियन जहाज का पायलट जो मारा है, चारों को ये गारंटी वॉर दे रहे हैं। किस बात का? जहाज गिराने का? या क्या उन्होंने कोई पाकिस्तान की जहाज को नुकसान पहुंचाया, पाकिस्तान की एयरबेस को नुकसान पहुंचाया? उसके बाद इसी तरह से 93 इन्फेंट्री ब्रिगेड हेडक्वार्टर में तबाह कर दिया, उनको इजवाज देने। A-400S मिसाइल सिस्टम है, उनको हमने तबाह कर दिया, उनके ऑपरेटर्स को दे रहे हैं। हमने उधमपुर के एयरबेस तबाह कर दिए, वहाँ उनके ऑपरेटर्स को दे रहे हैं। अभी न अपना मजाक खुद उड़ाते। अभिनंदन जिसने अपना जहाज गिरा लिया, पाकिस्तान में गिरा, पाकिस्तान ने पकड़ लिया, कैदी बना लिया,
वापस गया, उसको वीर चक्र इतना बड़ा एजाज दे दिया। What for? ये पहले तो इन्होंने ये किया कि सोशल मीडिया पे यहाँ तक किया कि अपने उनके लवाकिन को जो मर गए थे फौजी कि जी आप इनकी तस्वीर लोड नहीं करेंगे, बताएंगे नहीं कि मार गए। यहाँ तक एक मुल्क में जो शहीद होता है, जो मारा जाता है, उसको सबसे एजाज दिया जाता है, उसकी फैमिली को। हमारे मुल्क में हमने देखा होगा कि कितना हम एजाज देते हैं कि हर जनाजे के ऊपर चीफ आर्मी स्टाफ, डिफेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, दे ऑल गो एंड अटेंड द फ्यूनरल, और यहाँ ये छुपाते रहे। अब आके हमने जब हमारे शहीद हुए, लड़ाई खत्म हुई, DCI करने एक बताया कि 11 लोग हमारे शहीद हुए, एक स्क्वाड्रन लीडर शहीद हुए उस्मान, और बाकी एग्जैक्ट उसी से बता ये छुपा रहे हैं। ये चोर दिल में है। 250 लोग मरवा लिए, नुकसान भी उठा लिया, आपके पास उसने आप घुटने में और ब्रिगेडियर साहब लग रहा है कि अब आर्मी इनके ऊपर प्रेशर मोदी पे डाल दे कि एक्नॉलेज करो हमारे लोगों को, जिन्होंने जो फौज में जो जंग में लड़े हैं, जो मरे हैं, उनको एक्नॉलेज करो, जिसकी वजह से सब हो रहा है। लेकिन हैविंग सेड दैट ब्रिगेडियर साहब, स्टिल इतनी बड़ी बात है, एक सर्विंग जनरल, एक ऐसे एक्सट्रीमिस्ट जो है अपने मुल्क के लीडर के अगेंस्ट खड़ा हो, बात करे, उनको सजा हो सकती है, इनको मरवाया जा सकता है, कोर्ट मार्शल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन स्टिल इन स्पाइट ऑफ दैट बात कर रहे हैं, मीडिया पे बात कर रहे हैं। वजह क्या आपको लगती है कि इंडिया की अपनी फौज के जनरल्स उनके खिलाफ बात कर रहे हैं हुकूमत के? नादिया, बात यह है कि आप एक देयर द कमांडर, चीफ आर्मी स्टाफ है, उसने अपनी कमांड को इंस्पायर करने, हालांकि बहुत सख्त उसने अपनी कमांड को लेट डाउन किया है, लेकिन कहीं तो फेस सेविंग चाहिए, कहीं तो ट्रुप्स के लिए, जिसके लोग मारे गए हैं लड़ाई में और उनको छुपाया जा रहा है, उनकी फैमिलीज का प्रेशर है, वो ट्रुप्स का फैमिली है, वो ट्रुप्स ये कह रहे हैं कि जी कल हम जो मरेंगे लड़ाई में तो क्या हमारा भी यही हाल होगा? इट अफेक्ट द मोरल ऑफ व्हाई शुड वी फाइट। हमारे मुल्क में इसीलिए शोहदा का इतना ज्यादा एहतराम किया जाता है कि जो ट्रुप्स को पता हो कि कल को हम शहीद होंगे, ऐसे हमें ऑनर दिया जाएगा, ऐसे हमारी फैमिली का ख्याल किया जाएगा, ऐसे हमारी फैमिली का के घर अलॉट किए जाएंगे, उनको लुक आफ्टर किया जाएगा, आप फैमिली का फ्यूचर सेव होगा। यहाँ तो ये उनको एक्नॉलेज नहीं करेंगे ये मारे गए। बिल्कुल ऐसे ही। दिस इज द डिफरेंस, दैट्स द बेसिक। और वो ये भी कह रहे हैं कि नाकामी का मलबा सिर्फ फौज पे आप ना डालें, आपका कमांड सिस्टम, यानी जब आपको ऑर्डर देना है कोई चीज, उसका मुंतजिर रहे और नहीं। अच्छा, एक और चीज बड़ी इंटरेस्टिंग जो कि एतराफ है पाकिस्तान की जो सलाहियतों का, उन्होंने कहा कि जिस दौरान DGMOs का राब्ता हो रहा था तो हमें पाकिस्तान की तरफ से बताया गया कि आपने जिस जगह, जिस शोबे में तैयारी भरपूर की हुई है हमारे ऊपर अटैक करने की, हमारे निशाने पर है वो, और हम उसको टारगेट कर देंगे। आप ये देखें कि इनकी इंडियन की एक एक मूव, कि इनके जहाज कौन से फॉरवर्ड एयर बेस पे गए हैं, इनके ट्रुप्स किस जगह पर मूव हुए हैं, इनकी क्या प्लानिंग है, वी न्यू एवरीथिंग, और अकॉर्डिंगली वी हैव मेड आवर कॉन्टिजेंसी प्लान्स कि हमने कहाँ से करने। हमें पता था कि 16 एयरफील्ड से कहाँ से जहाज उड़ेंगे, किधर जाएंगे, और हमने वो 16 के 16 जहाज एयर बेस इनके उड़ा दिए, तबाह कर दिए, और अब ये खुद मान रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से हमें ये पता था कि गैस 400 कहाँ लगा हुआ है, हमने बोझ उड़ा दिया उधमपुर में। बिल्कुल। और एक और भी ब्रिगेडियर साहब, इन्होंने बयान कहीं दिया कि जी जो हमारे जेट्स थे हवा में, उन्होंने इसलिए कुछ अटैक नहीं किया क्योंकि ऑर्डर्स नहीं थे मोदी के कि जी अटैक करो, तो इसलिए हम रुक गए, हमारे हाथ बंधे हुए थे, पाकिस्तान हमें जो है गिरा रहा था, शूट डाउन कर रहा था, हम कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि हमें अटैक का ऑर्डर नहीं था। तो ये क्या करने आए थे? ये 80+ जहाज क्या करने आए थे? यहाँ हमारी सेल्फियां लेने आए थे, अटैक करने नहीं आए थे, और इनके जहाज हम गिरा रहे हैं लेकिन वो कुछ नहीं कर रहे क्योंकि ऑर्डर्स नहीं है। इज दैट इवन पॉसिबल? इंडिया के जो वहां पर इनके नेवल अटैची थे, उसने कहा है ना कि हमारे हाथ बंधे हुए थे, हमें क्लियर ऑर्डर्स नहीं थे। When there is a confusion, तो कभी भी लड़ाई ना जीत नहीं सकते। It should be very clear. Air Chief was very clear पाकिस्तान के, Chief of Staff Field Marshal Asim was very clear, Naval Chief was very clear. किस वक्त क्या करना है, हमने पूरी बार हम कह रहे थे कि लड़ाई आप शुरू करेंगे, खत्म हम करेंगे, और हमने करके दिखाया। The moment we started off, 4 से 6 घंटे में ये घुटने टेक के बैठ गए, और ये कहते हैं हमें अंदाजा ही नहीं था कि पाकिस्तान ये कर सकता है। कि इन्होंने अमेरिकन को कहा कि खुदा की लड़ाई बंद करें, हमारे पर आसमान से पसंद पाकिस्तान क्या फायर कर रहा है। ये इतने इनकॉम्पिटेंट है। फौज भी, क्योंकि फौज देखिए कन्वेंशनल वॉर की तैयारी की नहीं है, उनको पता था जी वो पाकिस्तान की फौज कमजोर है, आप कन्वेंशनल वॉर की तो फिक्र न करें,
और फिर ये सिर्फ क्योंकि नहाते कश्मीरी औरतों बच्चों बूढ़ों को मारते हैं, जी। इनको कभी रेजिस्टेंस आई नहीं है। बिल्कुल। इन्होंने समझे ये गजा की तरह ये बैठे हैं, यहाँ पाकिस्तान की बड़ी कमजोर फौज है। ये 2019 में भी इनको ये बता बात दिया। सही, और फिर अंडर आप एस्टिमेट इनको किया समझ बड़ा। और फिर अगर डोनाल्ड ट्रंप को इंटरवीन करने का कहा और उसने बंद कराई, इनकी जान बचाई, तो उसके खिलाफ हो गए। बिल्कुल, लोगों को बार इतना बार उसको कह रहा है कि गुस्सा मैंने है। कराई है, कह रहे नहीं इन्होंने कोई नहीं कराई, लेकिन कौन होता है ये कराने? अब जो हालात सामने इन्होंने खुद एक्सपोज किए हैं, इससे तो बिल्कुल बनता है कि उसके बाद यही गए होंगे और इन्होंने कहा होगा कि सीज फायर करो। बिल्कुल ऐसे। बिल्कुल हालात, क्योंकि हम वी वर विनिंग, वी वन, तो हम क्यों जाएंगे? गए ये हैं, मान ले भारत कि इन्होंने जाके ट्रंप को मिलते किए कि सीज फायर करो। एक मुल्क का प्रेसिडेंट, इतनी बड़े मुल्क का प्रेसिडेंट क्या झूठ बोलेगा? ये जाके मिन्नतें करते रहे कि खुदा के लिए हमें बचाएं। पाकिस्तान हमारे, इनका 70% दिल्ली की ग्रिड ऑफ हो गया, इनके कंप्यूटर्स ऑफ हो गए, बिल्कुल, जो ये इनके मानते नहीं। कंप्यूटर हैक कर दी थी। यहाँ तक इनका चीफ आर्मी स्टाफ जो अपनी कॉन्फ्रेंस कर रहा था कोर कमांडर की, वो हमने हैक करके पूरी की पूरी हमारे पास आ गई थी। इमेजिन करें, ये इनका सिस्टम है। एंड देन दे वर सरप्राइज, इनको अंदाजा ही नहीं कि अभी इसके बाद भी हमने यही इनको कहा कि अगर नेक्स्ट टाइम आप करते हैं तो 10 टाइम्स आपको इकोनॉमिक और मिलिट्री लॉस होगा। एंड वी आर गोइंग टू सॉर्ट आउट। अच्छा सर, मुझे बताएं कि मोदी क्या इस क्राइसिस को झेल पाएगा या आप चेंज देख रहे हैं भारत के अंदर कोई? he is gone। ये आप बिल्कुल ही 6 मोदी को जाना पड़ेगा। लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर ये मोदी को लोग ना जूतियों को हार पहना के गुजरात के रेलवे स्टेशन में छोड़ के आएंगे, जी, और जी। जहाँ इसका फोका था चाय का, ये वहाँ चाय बेचेगा। जी जी, मंजिल इसकी वही है, जगह इसकी वही है। शुक्रिया। अच्छा, जाते जाते एक ब्रिगेडियर साहब सवाल, मैं कुछ क्योंकि न्यूज़ देख रही थी, जरा थोड़ा डिस्टर्बिंग भी लग रहा था कि क्या ईरान और इसराइल अभी भी टेंशन है, अभी भी उसकी जंगों की बात हो रही है? डू यू थिंक ये सीज फायर जो है ये खत्म हो जाएगा और अगेन दे कैन गो टू वॉर? ईरान का भी बयान आया जी, ना, मेरा इसके भी लिए। ख्याल- मेरा भी ये ख्याल बड़ा कि डिस्टर्बिंग ईरान- था जी। नहीं नादी, इतना ज्यादा ईरान ने इसका इजराइल का नुकसान किया है। इजराइल वेंट अगेन, दे रिक्वेस्टेड अमेरिका के प्लीज स्टॉप वॉर। ये ईरान ने, क्योंकि देखें इजराइल छोटा सा मुल्क है, इजराइल बहुत बड़ा है। इजराइल ने जितना भी नुकसान किया ईरान को सस्टेन, लेकिन ये इजराइल सस्टेन नहीं कर सकता था। उसका इतना एक बिल्डिंग्स इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ, ऑयल रिफाइनरी डैमेज हुई। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, आपको लग रहा है कि दोबारा इनके दरमियान आपको जंग होती भी नजर आ रही है? नहीं, अभी नहीं होगी। आई डोंट थिंक, बिल्कुल नहीं है। दे आर नॉट एट ऑल प्रिपेयर्ड। अगर ये जंग बंदी करेंगे अभी जा रहे गजा के अंदर, जी, जी। उसके लिए भी इस हफ्ते उम्मीद है कि कहीं ना कहीं इनका सेटल हो जाएगा। ईरान ने बड़ा क्लियर कहा, हमारे पास हजारों मिसाइल हैं, हम तैयार हैं, आप अपनी तैयारी रखो बस। जी, ईरान को पता था कि हमारे साथ एक दिन होना है। उसने इंडिजिनस हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक और क्रूज मिसाइल उसने इंडिजिनस तैयार किए हैं। नॉर्थ कोरिया के बदले इतने किए हैं, उसने कहा मैं एक ही चीज करूंगा कि इजराइल को तबाह करूंगा, और यही एग्जैक्ट उसने। यही बड़ा एहसान होगा दुनिया पे। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर हाशिम साहब, आपने वक्त दिया। थैंक यू ब्रिगेडियर साहब, को मिलता है सर जब बात करते हैं। थैंक यू, नेतन्याहू का बहुत भी शुक्रिया। लेटेस्ट बयान आया ना, उन्होंने कहा कि गजा से हम इनखला भी करेंगे अब फौजों का, यानी एक वाटर डाउन हो रही है सूरत हाल अभी लग रहा है क्या मतलब कि गजा में जो फोर्सेस हैं इसराइल की, वो ये कह रहे हैं कि हम वहाँ से अपनी फोर्सेस निकालेंगे, और फिर वो जो उनकी मुज़ाकरात चल रहे हैं दोहा में, तो उसमें ये पेशरफ्त हुई है कि अब और डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि जो फलस्तीनी रहना चाहते हैं वो रहेंगे, हम उन्हें सेटल करेंगे और वहाँ पे आबाद करेंगे, यानी एक बेहतरी की तरफ मामला। और ये नोबेल प्राइज फिर ट्रंप बनता भी है, ये खत्म करा दें अगर कॉन्फ्लिक्ट, तो बहुत बड़ी बात हो। बिल्कुल ऐसे ही है। तो एक ब्रेक हमने लेना है राइज एंड शाइन में, वापस आते कहीं जाएंगे। कीप वॉचिंग, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आई लव दिस म्यूजिक। अपने शो का म्यूजिक, मतलब ये नहीं कि हमारे शो का म्यूजिक है तो इससे खास प्यार है, बड़ी जबरदस्त बीट है इसकी, मतलब आप जाग जाते हैं मॉर्निंग के हिसाब से, बेहतरीन। तो जी, राइज एंड शाइन में अब हम बात करेंगे खेल कूद की बात करेंगे। बिल्कुल, आईसीसी में हुआ यह है कि जैसा तो पहले ही थे उन्होंने अब एक और अपने ही बंदे को, जैसे कि मेरा बंदा ले आओ, ठीक है, भारत ने अपना ही बंदा जो है ना अपॉइंट कर दिया, आईसीसी पे कब्जा
इस वक्त बिल्कुल भारत का हो चुका है। अच्छा, ये पोजीशन थी सीईओ की? जी बिल्कुल क्या बात है। तो ये निकली पोजीशन, तो 25 मुल्कों ने अप्लाई किया उनके लोगों ने ना, और बड़े बड़े एक्सपीरियंस्ड लोग जिनको स्पोर्ट्स का एक्सपीरियंस, स्पोर्ट्स मीडिया का एक्सपीरियंस, लेकिन उनको 2500 जो है ना वो आई, उनको ही लेना था जिसकी सबसे बड़ी पर्ची थी। ये तो पहले डिसाइडेड था, एवं इन्होंने टेंडर खोल दिया कि आके अप्लाई करो, क्या जरूरत थी जब डिसाइडेड था कि इंडियन को इन्होंने लेना है। उनका नाम है संजोग गुप्ता। अरे वाह, बिल्कुल बड़े अच्छे संजोग हैं इनके। बिल्कुल, आईसीसी के चेयरमैन भी अब भारत के जय शाह, और ये संजोग गुप्ता सीईओ बन गए आईसीसी के। अब देखना है कि आईसीसी फैसले क्या करता है, देखना क्या है। सबको पता है कि आईसीसी क्या फैसले करता है। अच्छा, इसके साथ साथ एशिया कप भी आ रहा है और फिर T20 वर्ल्ड कप भी है जो कि भारत में होने जा रहा है। पाकिस्तान की टीम की तैयारियां भी बांग्लादेश सीरीज की चल रही है, तो इन सब पे हम बात करेंगे। और ये उसमें लॉजिक भी है कि इनको क्यों हायर किया, पर्ची अगर चली तो पर्ची क्यों चली, तो उस पे भी हम बात करेंगे, आपको बताएंगे। अब मैं बड़ी रिसर्च करी, मैंने कहा व्हाई हिम अगेन, एक और इंडियन जो पहले से एक इन्फ्लुएंशियल इंडियन बैठा है आईसीसी में, सारे गलत फैसले करवा रहे हैं, फिर एक और इनके जो है ना फ्रेंड को हायर कर लिया गया। वाई संजोग गुप्ता आईसीसी के सीईओ की पोजीशन के लिए जब 25 मुल्कों के लोगों ने अप्लाई किया, तो वजह यह कि जो इनका बीसीसीआई है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट, जो इंडियन क्रिकेट है उसका जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, उसका वो बहुत बड़ा फाइनेंशियल कंट्रीब्यूट आईसीसी का। जी यही तो आईसीसी के जो खर्चे हैं, जो फाइनेंशियल चीजें हैं, मसाइल हैं, वो ये बड़ी अच्छी तरह मैनेज करते हैं, और इसकी जो वर्थ है वो आईसीसी से भी ज्यादा है। आपको पता है, तो जब आपका बीसीसीआई इतना इन्फ्लुएंशियल के साथ साथ इतना पैसा है उनके पास कि आईसीसी भी उनको कहता है अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं जी, भी ठीक है, आप बताएं क्या चाह रहे हैं आप, सर तुसी दसो। तो इसलिए उन्होंने कहा कि अच्छा बंदा तो हमारा होएगा, और ये ऑब्वियस बात भी है जब आप किसी से इतना फाइनेंशियल हेल्प ले रहे होते हैं, फाइनेंशियल हेल्प ले रहे होते हैं। और इसी वजह से बिग 3 भी है इसमें, इंग्लैंड भी है इसमें, ऑस्ट्रेलिया भी है। तो ये मुमालिक क्योंकि यहाँ से ही रेवेन्यू जनरेट होता है, यहाँ जब सीरीज होती है, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में सीरीज होती है, इंडिया में सीरीज, और इसके साथ साथ आईपीएल वगैरह, ये सारे जो मामला होते हैं, तो इससे पैसे से ही चलता है ना, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पैसे से चलती है। और अब इससे तो होना ये है कि देखो, जैसे इंडिया ने अपने ही बॉलीवुड का कत्ल कर दिया, ठीक है, नेटफ्लिक्स को बेड़ा गर्क कर दिया इंडिया ने, अब इसी तरह ये आईसीसी को बर्बाद करेंगे, ये वर्ल्ड क्रिकेट को खराब करेंगे, देखिएगा जी। और वो तो होता ही जा रहा है, कर रहे हैं इस तरह के फैसले आईसीसी की तरफ से आते हैं, जो कि इन ममालिक खासतौर पे श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश। अच्छा, हमने हमेशा ये कहा है भारत से भी कि ये जो हमारे ममालिक हैं, इनमें क्रिकेट के को अगर लें, इनको माइनस कर दिया जाए तो कलर खत्म हो जाता है क्रिकेट के अंदर, वो जो फ्लेवर है क्रिकेट का वो खत्म हो जाता है। तो अगर हम मिलकर अजीब अजीब जो फैसले हो रहे हैं, जहां टेस्ट क्रिकेट होनी चाहिए, वनडे कुछ भी नहीं भाई, टी20 सारे बड़े गलत से फैसले हो रहे हैं, जो कि कोई भी चीज हो, कोई भी स्पोर्ट हो, फिर वो खत्म हो जाती है। आपने उस पैसे को क्या करना है कि जब दुनिया ही आपको फॉलो नहीं करेगी और उनमें लोगों में ही क्रिकेट का रुझान, शौक, पैशन खत्म हो जाएगा, तो क्या करेंगे आप? जी बिल्कुल, शायद हाशमी ने एक बार फिर में ज्वाइन किया। शायद बताएं, जय शाह से अभी तो हम बड़ी यानी जूझ रहे थे, संजोग गुप्ता भी आ गए, पूरी पैकिंग हो गई आईसीसी की, इस वक्त कोशिश ये की जा रही है। ऐसे ही होना था, इसलिए भारत का पैसा है, है, उसके बाद और भी लोग कम्युनिकेशन में भी। जी आवाज नहीं आ रही जी, शाहिद भाई, हेलो। वेरी सैड, ये कुछ थोड़ा सा ना मौसम की वजह से नेट के सिग्नल्स का मसला है। तो देखिए, ये है कि हमारी जो ममालिक है, इनमें एक खास एशियन स्टाइल है हमारा खेलने का, और हमारी एक लेगेसी भी रही है, श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश। लेकिन क्योंकि भारत का इन्फ्लुएंस बहुत है और भारत इन ममालिक को हमेशा साइडलाइन करने की कोशिश करता है, अगर थोड़ी सी रियलाइजेशन हो तो हम इस क्रिकेट पर, दुनिया क्रिकेट पर रूल कर सकते हैं और क्रिकेट की बेहतरी के लिए इक़दाम कर सकते हैं। इन ममालिक में क्रिकेट को, इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी के लिए काम कर सकते हैं। आप देखिए कि जब पाकिस्तान में वो दौर था जब काफ़ी ज़्यादा अमन-ओ-अमान की सूरत हाल ख़राब थी, इंटरनेशनल क्रिकेट ख़त्म हो गई थी, भारत ने पूरा जोर लगाया आईसीसी के जरिए कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल ना हो, क्रिकेटर्स ना आए। ये तो सिर्फ पाकिस्तान की कोशिशें थी, जिस पर हमें बांग्लादेश ने हमारा कहीं साथ दिया, कहीं हमारा श्रीलंका ने भी साथ दिया कि हमारे मुल्क में दोबारा से इंटरनेशनल क्रिकेट वापस आई है। तो आईसीसी को एक न्यूट्रल बॉडी के तौर पर होना चाहिए और एक ऐसी बॉडी हो जो कि क्रिकेट के फरोग के लिए ग्रास रूट लेवल पर क्रिकेट को जो है प्रमोट करे, बजाय इसके कि सिर्फ भारत के क्या इंटरेस्ट हैं उनको देखा जाए, ऑस्ट्रेलिया के क्या इंटरेस्ट हैं उनको देखा जाए, और इंग्लैंड के क्या इंटरेस्ट हैं उसको देखा जाए। बड़ी, क्योंकि क्रिकेट बड़ा पॉपुलर है, ये वो हर जगह है, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में है, श्रीलंका में है, बांग्लादेश में है,
हर जगह है। तो ये क्या लॉजिक हुआ कि जी वहाँ, क्योंकि बहुत आप ऑनलाइन देखते हैं ना कि जी बहुत वहाँ ट्रेंड है, बड़ा उनको प्रमोट किया जाता है, इसलिए वहाँ का बंदा लेके आते हैं। ऐसी कोई बात नहीं। अभी आईसीसी इंडियन, मुझे लग रहा है क्रिकेट काउंसिल बनती जा रही है, बिल्कुल ऐसे और ये दुनिया देख रही है, मजाक उड़ा रही है, और ये गलत फैसले हम नहीं कह रहे। न्यूजीलैंड का जो बोर्ड है उसके बड़े तहफ्फुज़ात सामने आते हैं। साउथ अफ्रीका का बोर्ड है, उसके कोई भी बड़ा इंटरनेशनल टूर्नामेंट होता है आईसीसी की तरफ से, तो वहां जो हम स्केड्यूल देखते हैं उसमें कहीं ना कहीं फैसिलिटेट किया जाता है भारत की टीम को, अगर वो ट्रैवलिंग हो कि एक मैच के दरमियान दूसरा नहीं, और वो डिसाइड करते हैं कहाँ मैचेस होंगे, कौन सा मुल्क खेलेगा, कौन सा नहीं खेलेगा। सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल मैच दुनिया का है ही पाकिस्तान और इंडिया का, बिल्कुल। और वही जो है खत्म हो गए हैं। इनको इनके अंदर वो इसने की पॉलिटिक्स को ले आए क्रिकेट में। देखो ना, अगर क्यों डेथ है क्रिकेट की, क्योंकि पॉलिटिक्स आ गई। अब आप देखिए चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, दुश्मनियां आ गई। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, जो कि पाकिस्तान का ज़ाहिर है पाकिस्तान होस्ट कर रहा था, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले इन्होंने अपना इन्फ्लुएंस चलाया। जय शाह थे वहां पर। जब भारत को आना है पाकिस्तान, तो भाई आप पाकिस्तान आए ना, जब पाकिस्तान में कोई टूर्नामेंट है, हम तो आपको सिक्योरिटी भी दे रहे हैं, हर तरह की यकीन दहानी करा रहे हैं, आपके डेलीगेशंस भी आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि उनका इन्फ्लुएंस है उस बॉडी पर और वही फैसले लेते हैं, तो भारत ने कोशिश की मैनिपुलेट करने की चीज़ों को एडवर्टाइजर्स के जरिए से और फाइनेंशियल वो दिखा के। लेकिन मोहसिन नकवी ने बड़ा अच्छा पाकिस्तान का, जो हमारे चेयरमैन पीसीबी हैं, उन्होंने पाकिस्तान का मौक़िफ़ सामने रखा, और उसी की वजह से हमने एक मुआहिदा कर लिया कि अगर अच्छा ठीक है, अगर भारत नहीं आता है और भारत ये कहता है कि हम नहीं इसमें शामिल होंगे, तो फिर हम भी पाकिस्तान जो है वो अभी आईसीसी का इवेंट जो आ रहा है वर्ल्ड कप, वहां पाकिस्तान नहीं जाएगा, और बाकायदा एक मामला हो गया, मुआहिदा हो गया। वरना अदरवाइज पाकिस्तान तो हमेशा भारत जाता रहा है और भारत हमेशा डिनाई करता रहा है। तो वन साइडेड ये जो तमाम पॉलिसीज चलती हैं भारत को फेवर करने के लिए, ये क्रिकेट के लिए अच्छी नहीं। बहुत बिल्कुल, क्रिकेट खत्म हो गई, जो कि हो सकती है। वैसे दुनिया में ज्यादा तो फुटबॉल ही चल रहा है, हम लोगों के लिए क्रिकेट इज अ बिग थिंग, लेकिन वैसे दुनिया में फुटबॉल सॉकर रूल कर रहा है। तो उसमें अगर हम ऐसे क्रिकेट के साथ करेंगे, आईसीसी क्यों नहीं ये समझता कि वो उनका ही जो है खत्म हो जाएगा सारा मामला। अब सारे मैचेस हर कोई वही खेल रहा होगा। वैसे आई स्ट्रांगली आई वुड इंसिस्ट कि बाकी जो ममालिक हैं ये आवाज उठाएं, गुस्से में है तो गुस्सा दिखाएं, ताकि आईसीसी को समझ आए, या कोई एक नई और बॉडी बनाई जाए बिल्कुल, जिसमें आईसीसी का इतना जो है ना ये इन्फ्लुएंसेस ना हो। शायद भाई ने एक बार फिर ज्वाइन किया। शायद भाई मतलब 2500 एप्लीकेशंस आई, उसमें मिला उन्हें भारत का ही, जिसको सीईओ लगाना है, जबकि आपका ऑलरेडी जयशाह वहां पर मौजूद है। तो ये तो पैकिंग की जा रही है ना आईसीसी की बाकायदा तौर पर, ताकि फैसले लिए जाए। देखिए बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो जिनका हमें ये अंदाजा होता है कि पहले से तय है, और संजय गुप्ता का नाम तो 3-4 महीने से पहले से ही चल रहा था, और बावजूद इसके जितनी सारी एप्लीकेशन आई, लेकिन संजय गुप्ता का चूंकि पहले ही तयन हो चुका था, पहले ही नामजदगी उनकी हो चुकी थी, इसलिए वो आ गए। और सबसे जो इसमें बुरी चीज है वो ये है कि कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, किसी भी बड़े मुल्क की तरफ से कोई रेजिस्टेंस नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में क्या लोग कम है, इंग्लैंड में क्या लोग कम है, साउथ अफ्रीका में लोग क्या कम है। साउथ अफ्रीका में एक्सपर्ट है ब्रॉडकास्ट, बिल्कुल, और ये इनको ये कैसे लाया गया है कि वो ब्रॉडकास्ट डील दिलवाएंगे आईसीसी को। तो ब्रॉडकास्ट डील तो बहुत सारे लोग बहुत कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये कि ज्यादातर बनता जो है वो इंडिया का ही हो रहा है आईसीसी के ऊपर, और तकरीबन आईसीसी इंडियन क्रिकेट काउंसिल ही हो गई। तो शायद भाई ये क्यों जो है प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं और प्रेशर डाल रहे हैं आईसीसी पे बाकी ममालिक? इसलिए कि उन्हें आईसीसी से अच्छे खासे पैसे मिलते हैं, और आईसीसी का ऐसा नाम बन गया कि सिर्फ भारत ही भारत है, तो ना ऑस्ट्रेलिया कोई रेजिस्टेंस। और आईपीएल के भी इंटरेस्ट है ना शायद भाई, पैसे कमाने का एक वो है ना आईपीएल, उस इवेंट में जाते हैं। मेन चीज ही यही है। अभी आप देखें, जब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीती साउथ अफ्रीका ने, तो एक वीडियो रिलीज की आईसीसी ने, जिसमें 2-2.5 मिनट की थी, उसमें 80% जय शाह के शॉट्स थे। लेकिन आईसीसी ने उसको चेंज भी किया। तो मुझे बताएं कि मुमकिन तौर पर फिर यानी क्या फैसले होने जा रहे हैं? क्रिकेट की तो बेहतरी का ये कोई हमें नहीं नजर आ रहा ना आगे चलकर। और ये श्रीलंका, बांग्लादेश, जैसे मैं भी बात कर रहा था, आपकी लाइन ड्रॉप हो गई थी कि बांग्लादेश है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, ये मुमालिक तो मतलब अगर इनको निकाल दिया जाए तो क्रिकेट से फ्लेवर ही खत्म हो जाता है। और ये चाहते हैं कि पाकिस्तानी जो क्रिकेट है वो भी साइड पे हो जाए, आइसोलेट करते हैं, पाकिस्तानी क्रिकेट जो है गायब हो जाए। तो ये तो बड़ा बुरा है। वो गायब तो नहीं कर सकते जी, वो ये करेंगे कि वो अब 2 टीयर बना देंगे, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट के जो 4 बड़े ममालिक हैं वो अलग टेस्ट मैच खेलेंगे, और जो छोटे ममालिक हैं वो अलग खेलेंगे। आप तो ये बताऊं कि ये, और ये काफी अच्छे से चल रहा है
2019 के बाद से कोई भी टेस्ट सीरीज जो छोटे ममालिक खेलते हैं वो 2 मैचों की होती है, बाकी जितने बड़े ममालिक खेलते हैं वो 3 मैचों की या 5 मैचों की, बिल्कुल अगर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड इन्वॉल्व होंगे किसी भी दूसरी टीम के साथ तो वो 3 टेस्ट की हो सकती है। लेकिन अगर पाकिस्तान श्रीलंका खेलेगा, पाकिस्तान वेस्ट इंडीज खेलेगा, वेस्ट इंडीज, बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये हमें शाहिद भाई आपकी लाइन में डिस्टॉर्शन है, हमें आपकी किस आवाज इतना सा- उन्होंने ग्रुप में डाल दिया है? बहुत शुक्रिया शाहिद भाई, आपने वक्त दिया। ये थोड़ा सा बड़े लाइन में मुल्क, प्रॉब्लम छोटे थी। मुल्क, ये लेकिन क्या वही कहते बात हुआ है कि जब पाकिस्तान की सीरीज होगी तो वो छोटे ममालिक से होगी, जिम्बाब्वे के साथ सीरीज रख दी जाएगी, पाकिस्तान की बांग्लादेश के साथ सीरीज रख दी जाएगी, ऑस्ट्रेलिया के साथ पाकिस्तान की सीरीज कम होगी, न्यूजीलैंड से कम होगी, साउथ अफ्रीका से पाकिस्तान कभी कभी खेल लेता है, इंग्लैंड से कभी कभी खेल लेता है। तो ये है, ये लीग्स बनानी है कि ये ममालिक श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये छोटे और ये हम बड़े हैं तो हम खेलेंगे भी। अगर टेस्ट खेलना है, हमने वनडेज खेलना है, ज्यादा मैचेस खेलना है तो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया, ये साजिश इनके है। मैचेस और ये होंगे। तभी 30 तरह की होगा लीग्स जब बनेंगी। आपके की पोजीशंस पे इंडियन लोग एग्जैक्टली ऐसे ही होता है, क्या बिल्कुल। वो साजिश है? स्केड्यूल ऐसा बनता है पूरे साल का मैचेस का कि उसमें पाकिस्तान को मैचेस मिलते ही नहीं है और उसमें इन ममालिक को मैचेस मिलते ही नहीं है। फिर टेस्ट चैंपियनशिप में आप कैसे पाकिस्तान क्वालिफाई करने की तरफ जा सकता है या पाकिस्तान कैसे टेस्ट चैंपियनशिप जीत सकता है जब आपने मैचेस ही नहीं दिए, मेरा ख्याल है वनडे तो सीरीज नहीं ला रहे आईसीसी हैं के लिए बहुत बुरा हुआ है और ये तो तारीख गवाह है कि जहां जहां इंडिया अपनी डोमिनेंस बनाता है वहां का बेड़ा गर्क हो जाता है। तो मैं ख्याल अब आईसीसी के भी अब उनको अब सबक मिलेगा। कोई बात नहीं, करने दे, अपने शौक पूरे करने दे, लेकिन जो होना है वो होना ही है कि जब आप अनफेयर खेलते हैं तो स्पोर्ट सफर्स, बिजनेस सफर्स। एट द एंड ऑफ द डे आईसीसी भी सफर करेगा जैसे बॉलीवुड ने सफर किया, और इस हॉलीवुड ने सबके बीच सफर जो है किया। ना, हमें डिसअपॉइंट होने की यानी डिमोरलाइज होने की जरूरत नहीं है। हमारी टीम को परफॉर्म अच्छा कर रहा है, यानी जो भी पाकिस्तान को मौका मिल रहा है, जैसे अब ये इवेंट्स आ रहे हैं, ये एशिया कप भी आ रहा है और उसके बाद आप देखें वर्ल्ड कप भी आ रहा है, उसमें आप परफॉर्म करें, आप प्रूव करें, आप ट्रॉफी लिफ्ट करें और उसके बाद आप बताएं दुनिया को कि आप हमें कैसे माइनस करते हैं। हम देखते हैं वर्ल्ड चैंपियन को कौन कैसे माइनस कर सकता है। तो एक ही तरीका है इसका, अपनी परफॉर्मेंस बेहतर बना के आप वर्ल्ड चैंपियन बने और फिर दुनिया को दिखाएं कि आपके ये भी है, all ये भी odds। इसका कॉन्सिक्वेंस बड़ा अच्छा हो सकता है। ब्रेक के बाद बताते हैं कि शायद ये जो है बाउंस बैक कर जाए पाकिस्तानी टीम और उनके लिए एक बहुत एक रीबर्थ हो गेम की और हम उनको जबरदस्त खेलता हुआ देखें। होता है जब बिल्कुल रेजिस्टेंस होती है तो बेस्ट परफॉर्मेंस बाहर आती है। कीप वाचिंग, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, गुड मॉर्निंग। राइज एंड शाइन में बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हो रही हैं, दुनिया के हालात, मुल्क के हालात, शहर के हालात, स्टूडियो के हालात। स्टूडियो के हालात भी सही हम मैनेज करते हैं, हर चीज पे बात होती है। लेकिन देखिए ये जो बिल्डिंग का मामला लियारी में हुआ है, बिल्डिंग गिरी है और 27 जानें चली गई हैं। इसके बाद अब इक़दाम लिए जा रहे हैं और कोशिश की जा रही है ऐसा वाक़या ना हो, जो गैर कानूनी तामीरात हैं उनको गिराया जाए, और बड़ी जो महदूद सीरियसनेस इमारतें हैं नजर आ रही है कि आप जब भी हम न्यूज़ देखते हैं तो उसमें वही बात हो रही होती है कि अभी क्या स्टेप्स ले रहे हैं इंक्रोचमेंट्स के अगेंस्ट। और वैसे भी ये सारी बिल्डिंग्स, लेकिन जो बस मैं कल भी बात कर रही थी कि जिनकी बिल्डिंग है, जिन्होंने ये बनाई, उनका नाम भी सामने आना चाहिए। कोई ना कोई कंपनी होगी, कोई ना कोई इंसान होगा जिसका नाम होगा इसके पीछे, उनका भी जिक्र होना चाहिए। समहाउ आई थिंक कि वो उनका जिक्र होना चाहिए बिल्कुल और सजा मिलनी चाहिए जो लोग जिम्मेदार हैं। अच्छा, कराची में सीनियर वजीर शर्जील नाम मेमन, वजीर बल्दियात सईद गनी और वजीर दाखिला ज़िया लंजार ने लियारी वाक़े के बाद इजलास से मुताल्लिक ब्रीफिंग भी दी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है और उन्होंने कहा कि जानी नुकसान का तो कोई अजाला नहीं है, लेकिन हम कॉम्पनसेशन भी देंगे उन लोगों को जिनकी जाने गई हैं। उन ख़ानदानों को 10 लाख रुपए फ़ी ख़ानदान माली इमदाद देने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि वाक़े के बाद डायरेक्टर लेवल के अफसरान को मुअत्तल भी किया गया है और SBCA के उन अफसरान को मुअत्तल किया है जो उस वक्त इलाके में तैनात थे, जबकि 2022 में जो इमारत को मखदूश करार दिया गया था और उसके बाद जो वहाँ कंस्ट्रक्शन भी हुई है तो उन अफसरान का भी तयन किया जा रहा है और उनको भी सज़ा दी जाएगी। तहकीकाती कमेटी बनाई गई है और बताया जा रहा है कि 48 घंटों में वो तहकीकाती रिपोर्ट देगी, न सिर्फ लियारी बल्कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जो मखदूश इमारतें हैं, जो नाकाबिल रिहाइश हैं, उनके बारे में एक सर्वे और बाकायदा आइडेंटिफाई किया जाएगा। फिर उनको गिराने का अमल होगा, लोगों को जगह और लोगों को भी कोऑपरेट करना पड़ेगा बिकॉज़ गवर्नमेंट इज वेरी सीरियस। बिल्कुल ऐसे ही तो अच्छा, लेकिन लोग भी जो हैं उसमें उनको समझना पड़ेगा कि ये जरूरी है। और 580 समथिंग बिल्डिंग्स हैं जो सिर्फ कराची में हैं, जो इलीगल हैं, डेंजरस हैं, तो उनको तो अब हटाना ही पड़ेगा। उम्मीद यही है हमारी कि अब इन सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। कराची से नुमाइंदा 365 न्यूज़ वकास बाकर ने में ज्वाइन किया है और ये वहीं उसी जगह पर
मौजूद है जहां ये बिल्डिंग कोलैप्स की है। वकास, मुझे बताएं इस वक्त सूरत हाल क्या है उस बिल्डिंग के अतराफ की, बिल्कुल। और लियारी के इस इलाके में मजीद कितनी बिल्डिंग्स हैं जिनको आइडेंटिफाई किया गया? जी, जो कि बड़ी खतरनाक हैं और एनी टाइम कोलैप्स कर सकती हैं। देखें, ये हम कुछ देख भी रहे हैं अपनी स्क्रीन पे। जी बहुत शुक्रिया। कराची में जो इंसानी अलमिया है, जो कि कंक्रीट के जंगल की सूरत मौजूद है, वो सिर्फ लियारी तक महदूद नहीं है। लियाकताबाद हो, नाजमाबाद हो, ऐसे कई इलाके हैं जहां पर इस तरह के इंसानी अलमिया खुदा न खास्ता कभी भी जन्म ले सकते हैं। सिर्फ साउथ जोन में 51 ऐसी खतरनाक इमारतें हैं जो गुज़िश्ता कई दहाइयों पहले तामीर की गई थी और अब इंतहाई खस्ता हाल डिक्लेयर की जा चुकी हैं और वो किसी सूरत भी रिहाइश के काबिल नहीं है। इन रिहायशी इमारतों में 450 अफराद मुकीम हैं। ज्यादातर अफराद पगड़ी पर या किराएदारी सिस्टम पर मौजूद हैं। लियारी सब डिवीजन की बात की जाए तो जो वो इमारत जिसमें 27 अफराद लुकमा अजल बने, उसके अलावा अब भी तकरीबन 30-40 ऐसी इमारतें जो आइडेंटिफाई हो चुकी हैं, जबकि ऐसी सैकड़ों इमारतें हैं जो कई दहाइयों पहले तामीर की गई और अब मुकम्मल मखदूश हो चुकी हैं और उसमें सैकड़ों खानदान आबाद हैं, वो भी किसी सूरत नाकाबिल रिहाइश नहीं आबाद है। वकास, लेकिन ये जो फैमिलीज आबाद है वहाँ, वो किसी को रेंट देती हैं या वैसे ही बस फ्री में रह रही हैं कि भाई चलो कोई जगह है हम चले जाएं मजबूरी में, या किसी को रेंट भी दे रही हैं? देखिए, कराची में जो ये कंक्रीट का जंगल बनाने का एक अलमिया है, उसमें 3 अवामिल हैं। एक वो बिल्डर माफिया है जो इलाकाई सतह पर इन पर बिल्डर बनाता है, फिर उसको महंगे दामों फरोख्त करता है। दूसरे वो लोग हैं जो गैर कानूनी तामीरात में बने फ्लैट्स को खरीदते हैं। तीसरा इसमें हुकूमती अवामिल है जो SBC की सूरत जिम्मेदार है। तो जो किराएदार रहते हैं वो किसी न किसी मालिक मकान के हैं। बिल्डर यहाँ से इमारत बनाकर जा चुका, बिल्डर इमारत बनाकर जा चुका है और लोग यहाँ पर जो मुकीम है या तो किराएदार हैं या मालिक मकान है वो रह रहे हैं। वो ऐसी इमारतों को छोड़ते नहीं है। किराएदार सस्ते के चक्कर में और जो मालिक मकान है वो भी सस्ते फ्लैट के चक्कर में लेकर अपनी जानों से खेलते हैं। अब ये इमारत 588 तो वो इमारतें हैं जो मखदूश करार दी जा चुकी हैं। अब भी ऐसी इमारतें सैकड़ों हैं जिनको इंतहाई खस्ता हाल हो चुकी हैं और मखदूश करार दिया जाना है। लेकिन SBC के पास ना अफरादी कुव्वत है, न उनके पास इंतजामी अहलियत है और न ही उनके डिमोलिशन स्क्वाड में इतनी मशीनरी मौजूद है। ये अहलियत है, ये उनके अंदर भरपूर अहलियत है कि वो गैर कानूनी तौर पर तामीरात करने दें। ये भरपूर अहलियत है कि फेक जो है ना वो जो अप्रूवल्स हैं वो दिखा के लोगों को बेच दें, लोगों की जमा पूंजी लगा दें। लेकिन जब कानूनी तौर पे कार्रवाई करने की बात आ रही है तो उनके पास अफरादी कुव्वत। अच्छा, ये जमीन किसकी है? ये बिल्डर की जमीन है उनके नाम है या गवर्नमेंट की जमीन थी जिसपे उन्होंने नाजायज कंस्ट्रक्शन की है? नहीं, देखिए, गैर कानूनी तामीरात जहां भी हुई हैं उसमें 90% जो है वो लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टी जमीन है, जहां पर बिल्डर जो है वो जमीन खरीद कर प्लाजा खड़ा कर देता है इस तरह का। और ये कसीरुल मंजिला इमारतें, अब रिहायशी इमारत में कमर्शियल एक्टिविटीज हैं वो एक जुर्म है, रिहायशी इमारत नाकिस मटेरियल के साथ और गैर कानूनी तौर पर तामीर हुई वो एक दूसरा जुर्म है। तो ये तमाम वो जराइम है जो कि हो रहे हैं। नहीं, और आप देखें ना वकास, ये भी है ना कि 60 गज की मलीर में, लांढी में, आवाज आ रही, मलीर में, लांढी में, लियारी में, साउथ जोन में इतनी सारी 80-80 गज पे, 60-60 गज पे 6-6 मंजिला इमारतें। अब मुझे बताएं कौन इसका अप्रूवल दे देता है कि 6 मंजिला इमारत आपने 60 गज पे बना दी? तो ये कार्रवाई कोई होने का इम्कान है अभी या नहीं? गैर कानूनी काम की अप्रूवल नहीं होती है ताकत के जोर पे। गैर कानूनी इमारत की अप्रूवल नहीं है, वो ताकत और पैसे के जोर पर ली जाती है। ये एक अरबों रुपए का चक्कर है जो कराची में बिल्डर माफिया के जरिए से लिया जाता है। इस वक्त भी जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो इस वक्त भी कराची भर में सैकड़ों ऐसी इमारतें हैं जो तामीर हो रही होंगी जिनका ना अप्रूवल है ना कुछ है। रिहायशी इमारत का कानून है। मजमूई तौर पर कराची में ग्राउंड प्लस 2 की परमिशन होती है, लेकिन यहाँ पर ग्राउंड प्लस 6, ग्राउंड प्लस 7 की इमारतें तामीर हो रही हैं। न उनके नक्शे पास हैं, न वो नक्शों के मुताबिक बन रही हैं। तो ये ना ड्रेनेज का सिस्टम है, ना इमरजेंसी एग्जिट का सिस्टम है, ना कोई आपका पानी मिलता है वहां पर, और फिर भी लोग रह रहे हैं और वो बिक भी जाती हैं। अच्छा, एक मेरा सवाल, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है वकास, जरा गौर से सुनिएगा ज़ोहेब, आप भी मुझे जवाब दें। अच्छा, अब हो ये रहा है कि ये बिल्डिंग्स जो हैं इनको डिमोलिश किया जा रहा है। डिमोलिश करने में बिल्डिंग के अच्छा खासा खर्चा आता है जो कि हुकूमत उठा रही है, ठीक है। अब बात यह कि एक बार डिमोलिश हो गई है बिल्डिंग्स, तो वो जो ज़मीन जिसका मालिक वो बिल्डर है जिसने बनाई थी, अब उसको एक साफ ज़मीन मिल गई, वो दोबारा वही बिल्डिंग एक और बनाएगा,
उसका तो फायदा हो गया, या ये कि ये जमीन अब हुकूमत इसको Confiscate कर ली जाएगी। कॉन्फिस्केट करे कि इस पे खबरदार किसी ने अब कोई चीज बिल्डिंग बनाई, क्योंकि अगर ये वापस उसी बिल्डर को मिल गया, उसके तो मजे, उसकी तो लुडियां, क्योंकि डिमोलिश गवर्नमेंट ने करा के एक साफ जमीन दे दी, बेटा फिर बनाओ। ऐसा तो नहीं है ना चक्कर, ये अब जमीन किसके पास जाएगी? हु विल बी द ओनर ऑफ दिस लैंड? निशानदेही की है जी। तो ये बात, ये बड़ी जरूरी बात है। आप मुझे बताएंगे ये जमीन अब किसके नाम होगी? अब इसमें क्या बनेगा, कौन बनाएगा, किसकी है अब ये कानून में जमीन? इतना बड़ा सुकम मौजूद है कि कानून में इतना बड़ा सुकम मौजूद है कि इसके खिलाफ क्रिमिनल एक्ट कार्रवाई नहीं हो सकती, और ये जमीन वाकईतन अब उसके बिल्डर के नाम पे जाएगी, हुकूमत इसको कुछ नहीं कर सकती। कानून में ऐसी गुंजाइश नहीं है, लेकिन चूंकि जुर्म इंसानी जानों का हुआ है, अब किसी न किसी तरीके से कोर्ट के रास्ते से कोई और इंतजामी ब्राइब देकर जो है वो दोबारा जमीन अपने पास ये तो देखो बिल्डर का, ओनर का फायदा हो गया, जमीन मतलब बिल्डिंग गिरी, अब वो दोबारा से यहाँ फ्लैट बनाएगा, दोबारा से लोगों को बेचेगा, ये तो फायदा हो गया उनका। इसका किसके पास है इसका जवाब? ये जमीन तो हुकूमत को इनसे ले लेनी चाहिए, खर्चा करेगी। ये तो कॉन्फिस्केट करनी चाहिए जमीन, या हुकूमत किसी से और से भी बात करनी चाहिए। जी ऐसा ही है, बिल्कुल। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अथॉरिटीज के नुमाइंदे हमारे साथ होंगे तो हम उनसे जरूर ये तफसीली तौर पर बात करेंगे। वकास, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। फायदा किसका हो रहा है? एक तरीक़ाकार है, बनाने से लेकर गैर कानूनी तौर पर जमीन एक्वायर की, उसकी आपने SBSCA से नक्शा अप्रूव कराया नहीं कराया, कितने एकड़ थी, कितनी अप्रूव हुई नहीं हुई। अच्छा, इनके जहन में क्या होता है, मैं आपको बता रहा हूँ। मल्टी स्टोरी बना दिया इन्होंने, बेच दिया, अब वहां पे 100-100, 200-200, 300-300, 800 अपार्टमेंट्स भी कई हैं, पूरे खानदान रह रहे ना। अब उन्हें ये पता है कि अगर ये मैटर अदालत में जाएगा तो ये एक ह्यूमन ट्रेजेडी के तौर पर और इंसानी हमदर्दी के तौर पे कंसिडर किया जाएगा मामला, कि भाई इतने लोगों का फ्यूचर है, इतने लोगों की जानें जुड़ी हुई हैं इससे मामला, तो फिर इसमें कोई बीच का रास्ता निकाला जाए। तो वो जो बीच का रास्ता निकलता है ना, वो बिल्डर भी उससे निकल जाता है उस बीच के रास्ते से, और लोगों को भी कहीं ना कहीं कोई कॉम्पनसेशन मिल जाता है। तो इसलिए ये सारा फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ये प्रोसेस जो है ना, ये सारा करप्ट प्रोसेस है, जिसको आप रिफॉर्म्स लाएं, कानून साजी करें। और आपने बिल्कुल सही सवाल किया कि वो तो बिल्डर के पास लैंड दोबारा चली जाएगी, उसको कॉन्फिस्केट कौन करेगा, वो दोबारा बना देगा। बिल्कुल सही सवाल आते हैं अथॉरिटी से। आपने बिल्डिंग बना के बेच दी, वो तो फिर गई, आपका क्या फायदा है? कितनी मजे की बात हो कि उसको गिरा के वो जमीन आपको वापस मिल जाए, थोड़ी बहुत सजा हो जाएगी, थोड़ा बहुत फाइन हो जाएगा, वो किसी और नाम से उसके भाई या कोई और उसके ऑक्शन होगी तो वही ले लेगा, फिर दोबारा चौकीदार वगैरह उनके नाम से वो दोबारा बन जाएगा। इधर भी तो सोचे हम, इन मामलात पे क्यों नहीं सोचते, और हम क्यों नहीं कहते कि जमीन जो है हुकूमत अपने नाम पे करे, उसकी में मजलूमों गरीबों के लिए कोई सस्ती अकोमोडेशन बनाए, जो लोग अफेक्ट हुए हैं उनको वहां अपार्टमेंट्स मिले और अपनी सुपरविजन में बनाए। बिल्कुल वापस इन चोरों को जमीन नहीं मिलनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे। तो इस मामले में ये बहुत बड़ा ये मामला है कराची में, और बड़ी एक प्रॉब्लम है जिसके बारे में अभी अथॉरिटीज को काम करने की जरूरत है। अच्छा, ये तो हमारी बात होगी। अब हम बात करेंगे मौसम की शिद्दत की, और ये जो मानसून की बारिशें हो रही हैं, हम तो ज़्यादा मुतासर नहीं है इससे, पंजाब भी इतना ज़्यादा मुतासर नहीं है, लेकिन KP के बहुत ज़्यादा मुतासर होने वाला है और हो भी रहा है। फ्लडिंग का बड़ा खदशा जाहिर किया जा रहा है, पूरे शहर डूबने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। तो इस पर PDMA क्या कोशिशें कर रहा है, वहाँ का PDMA, KPK का PDMA, हमें वहाँ के नुमाइंदे और उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं अमजद खान DG हैं PDMA के जी, अमजद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया। अमजद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। सर, मुझे बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में कितना हाई अलर्ट है इस वक्त, और KPK के कौन कौन से शहर हैं जिन पर फोकस है, जो ज्यादा मुतासिर हो सकते हैं इस फ्लडिंग से? डायरेक्टर PDMA अमजद खान साहब। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इस तरह है कि हमारे इस वक्त PDMA में जो एडवाइजरी आई है, तो इसमें मुख्तलिफ हमारे एरियाज़ हैं, सिटीज़ है, जिसमें कि फ्लैश फ्लडिंग का भी वो हमें वार्निंग इशू हुई है, जिसमें कल एक नई एडवाइजरी आई है जिसमें कि ये बताया गया है कि डी खान टांग इस साइड से जो है ना, बलूचिस्तान से एक सिस्टम जनरेट हुआ है जो कि इस तरफ की तरफ आ रहा है, जो बलूचिस्तान से हमारा KP में एंटर होगा। तो कल हमने उनको भी एक एडवाइजरी जारी की है। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँ कि हमारे यहाँ पर KP में इस वक्त जो क्लाइमेट चेंज की वजह से दो किस्म के फिनोमेना चल रहे हैं। एक तो ये है कि अभी एक मानसून बारिशों का है, दूसरा हमें जो है सामना पड़ रहा है हीट वेव का भी।
अब चतराल में जो है ना, वहां पर जो बारिशें तो नहीं हो रही, लेकिन वहां पर मेल्टिंग हो रही है काफी तेजी के साथ, जो ग्लेशियर्स है, तो जिसकी वजह से पानी का लेवल राइज हो रहा है। और वहां पर जो करीबी आबादियां थी, हमने उनको जो बहुत ज्यादा वल्नरेबल थी उनको एवैक्यूएट भी किया है। और दूसरी बात यह है कि उनको जो अलर्ट भी हमने जारी किए कि जो लोग वहां से जो पानी की प्रेशर ज्यादा आ रहा है तो वो एक साइड पे हो जाए, और उनके लिए हमने जो कैंप्स वगैरह है पहले से प्री आइडेंटिफाई भी किए, और उनको जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है तो उनको फैसिलिटेट। कौन कौन से इलाके सर, कौन कौन से शहर हैं जो ज्यादा जहां अलर्ट रहने की जरूरत है? इस वक्त जो है, इस वक्त देखा जाए तो हमारे फ्लैश फ्लडिंग के लिए जो है सेंट्रल पार्ट है, जिसमें पेशावर, चारसदा, मर्दान, और इसी तरह मालाकंड, स्वात, दीर अपर, दीर लोअर, मानसेरा, और अभी जो कल की वो अलर्ट है तो उसमें कोहाट, डीए खान, टांग, तो तकरीबन मैक्सिमम हमारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो इस वक्त जो है ना अलर्ट पे है जी। अच्छा सर, ये बताएं कि बहुत सारे लोग हैं जो कि इतनी समझ नहीं रखते और फैमिलीज को लेके सैर पे निकल जाते हैं कि बहुत प्यारी बारिशें, बहुत अच्छा मौसम है, अब इनके लिए उस तरफ रुख करना जो डेंजरस एरियाज है, इवन सवात वगैरह, कोई आपने वहाँ उनके ऊपर बंदिश लगाई है कि इनको रोक दिया जाए कि वहाँ ये सफ़र ना करें? और फिर पब्लिक अवेयरनेस के लिए क्या कैंपेन आप चला रहे हैं? हमने जो है ना अभी इस तरह की कोई भी वो नहीं की, मतलब है कि हमने टूरिस्ट को कोई मना नहीं किया कि आप इस तरफ रुख ना करें, बल्कि हमने सिर्फ उनको एक एडवाइजरी जारी की है कि देखें अगर आप इस तरफ जाए भी तो कम से कम पानी की तरफ जो है दरिया के करीब ना जाया करें, वहाँ पर नहाया मत करें, वहाँ पर पिकनिक स्पॉट्स मत बनाए उसको, इसलिए कि वहाँ पर हमारी अब तो खैर पेट्रोलिंग भी हो रही है, वहाँ पर इरिगेशन डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, और इवन के हमारे जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है उनको भी हमने एडवाइजरी जारी की है, तो वो कैंपेन भी चला रहे हैं अवेयरनेस की। दूसरी बात ये, उनका हेल्पलाइन भी एक्टिव है, यहाँ पर हमारा पीडीएमए का हेल्पलाइन है, जो भी यहाँ से मूव करना चाहता है तो वो 1700 पे कॉल करके, तो अच्छा, आप उनको इन्फॉर्म कैसे कर रहे हैं? टूरिस्ट जो जा रहे हैं, घूमने फिरने लोग जा रहे हैं, उनको क्या टोल प्लाजा के पास कोई पेपर दिया जाता है कि जी ये पढ़ लीजिए, या हिफाजती तदाबीर, या ये कि आप खुद फोन करेंगे तो हम आपको बताएंगे? भाई नहीं, ऐसा है कि हमारा वहाँ पर जो मुख्तलिफ, जिस डिस्ट्रिक्ट में भी जाए तो वहाँ पर मुख्तलिफ बैनर्स भी लगे हैं। और दूसरी बात है, हमारे पेशावर से यहाँ जब हमने बिलबोर्ड्स, डिजिटल जो बिलबोर्ड्स है, तो उस पे भी हमने एसएमडीज पे भी ये चला रहे हैं इसको अवेयरनेस कैंपेन। और जिस डिस्ट्रिक्ट में है तो हर डिस्ट्रिक्ट में जो है टूरिज्म डिपार्टमेंट ने वहाँ पर अपने उनके जो, लेकिन मुझे बताएं, जब आप ये कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा अलर्ट है और रेड अलर्ट इसको कहा जा सकता है, तो जब आप नारायण कागान की तरफ जाते हैं लैंड स्लाइडिंग का बड़ा खतरा होता है और ग्लेशियर्स आप कह रहे हैं पिघल रहे हैं, फ्लडिंग की सूरत है, फिर कालाम की तरफ जाएं तो यहाँ भी ये, तो क्या ऐसा है आने वाले दिनों में कि टूरिस्ट के लिए थोड़ा सा रोक दिया जाए उनको? कि भाई ये सीजन ऐसा है कि आप अप कंट्री साइड ऊपर की तरफ ना जाएं? बिल्कुल, अगर 2 महीने उनको ना, अगर वो उनको एक्सेस दिया जाए तो हर्ज क्या है इसमें? मेरे ख्याल जो इतने बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं वो उनसे बचा जा सकता है, क्योंकि हर चीज में देखिए रेस्क्यू कंट्रोल मुश्किल है और हमारे पास वैसे रिसोर्सेज कम है, तो हम क्यों आप उनको जाने दे रहे हैं? आइए मना भी किया जा सकता है, बंदिश भी लग सकती है 2 महीने के लिए। जी जी जी, इस तरह है कि अभी मैं आपको यही बता रहा था कि जो हमारे कालाम के ऊपर एरियाज है, तो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसे वहाँ पर कोई डैमेजेस वगैरह कुछ भी रिपोर्ट नहीं हुई। अभी जो 10 तारीख तक हमारी एडवाइजरी है, तो ये एडवाइजरी जैसे ही ख़त्म होगी तो इसके बाद कुछ दिनों के लिए नॉर्मल हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है ना, ये जुलाई का मंथ है, तो इसमें जो है ना थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा, इसलिए कि जो आउटलुक है उसमें हमें बताया गया है कि ये जुलाई के मंथ में काफी बारिशें भी एक्सपेक्टेड है मानसून की। तो सर थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है, या ये इमरजेंसी है और बड़ी सीरियस सिचुएशन है? समझ नहीं आ रहा। आप क्या कहेंगे कि ये जो नहीं, आप बताएं, मानसून की ये जो सारी बारिशें, सैलाब, ये जो सब कुछ हो रहा है, ये अलर्ट है सिर्फ नॉर्मल, या ये सीरियस बात है?
हाँ, ये नहीं, आपकी बात सही है, लेकिन अभी मैं जो आपसे इस वक्त भी बात कर रहा हूँ तो हमारे इस वक्त जितने भी केपी में दरिया है तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे नॉर्मल है, सारे नॉर्मल उसमें जा रहे हैं। कोई उसमें जो है ना, ये रिसेंटली ये जितने भी हमारा 25 से मानसून स्टार्ट हुआ है तो उसमें अभी तक कोई भी इसमें इवन की कोई मीडियम अच्छा भी नहीं गया है। सर ये लैंडस्लाइडिंग का तो अब किसी को नहीं पता किस वक्त कहाँ बारिशों में कहीं भी हो सकता है। मॉनसून लोग का फंस कितना जाते वैसे, हैं। हाँ ये मॉनसून कितना आएगा, ये यानी जो नॉर्मल होता है उससे ज्यादा ये स्पेल आने हैं या फिर नहीं, इसके बारे में क्या कहता है महकमा मौसमियात और आपकी क्या एडवाइजरी है? जी, महकमा मौसमियात का ये है कि ओवरऑल जब केपी का उन्होंने आउटलुक दी है तो वो नादरन एरिया में कह के निस्बतन थोड़ी सी कम बारिश होगी, अलबत्ता सेंट्रल पार्ट पे और सदर्न पार्ट पे जो है ना बारिशें ज्यादा होगी। तो ओवरऑल जब केपी का देखा जाए तो उन्होंने हमें जो आउटलुक है उसमें ये बताया गया है कि तकरीबन जो हमारी एवरेज बारिश है उससे बहुत ज्यादा बारिशें नहीं होंगी। अच्छा सर, अगर बताएं कोई खुदा ना खासा हादसा हो जाता है, कुछ लोग लोग फंस जाते हैं तो आपके पास रेस्क्यू के लिए हेलीकॉप्टर्स और सारा कुछ इंतजाम है? एयर एम्बुलेंसेज, रोप्स, रेस्क्यू, कहीं कुछ भी हो सकता है, और ज्यादा तो लिफ्टिंग की फैसिलिटीज वो है, उसकी क्या तैयारी हुई है? इसमें ऐसा है कि हमने पीडीएमए ने रेस्क्यू डिपार्टमेंट, सिविल डिफेंस और मुख्तलिफ जो इदारे हैं इनको स्ट्रेंथन भी किया है। इसमें जो है ना हमने इनको अभी जो लाइफ सेविंग रिंग्स हैं वो पे इनको दी है। दूसरी बात ये कि जो इनके लाइफ सेविंग जैकेट्स हैं वो प्रोवाइड की है। इसके अलावा इनको हमने एक उसमें जो होता है ये रोप थ्रोन जो होता है, इनके पास गनर होता है तो वो इनको प्रोवाइड की है। अच्छा, हेली की बात आप कर रही है तो हेली ऐसा है कि हेली इसमें अगर देखा जाए तो टाइम बहुत कम होता है, इनको रेस्क्यू करने के लिए बहुत कम टाइम होता है। तो इसलिए यहाँ पे शावर से यहाँ से अगर हेली जाएगा तो उतना टाइम उसके लिए नहीं होगा कि दूसरी बात ये कि बोट्स वगैरह अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने हमें अच्छा खास तौर पे बिल्कुल सही, रेस्क्यू बोट। मुझे पता है स्वात का जो वाकया हुआ है उस वाकये के बाद दरिया से मुताल्लिक क्या एडवाइजरी है, क्योंकि चित्राल में लोग लकड़ियां यानी दरिया से निकालने के लिए भी बड़ा रिस्क लेते हैं जान का, क्योंकि वो बड़ी एक्सपेंसिव लकड़ी होती है। तो इससे मुताल्लिक खास एडवाइजरी है कि दरिया के किनारे आप ना जाएं या उसके अंदर ना जाएं। अच्छा, ऐसा है ना कि इन लोगों को अगर आप मना भी करें ना तो वो ये जो है ना रुकते, तो आपको पता है कि नहीं है। लेकिन अब इसके लिए हमने इस तरह की कि तमाम डिस्ट्रिक्ट में दरियाओं पे जितने भी हैं उस पे सेक्शन 144 इम्पोज हुआ है, जिसमें कि पुलिस और जितने भी इदारे हैं उनको डिप्लॉय किया है। तो जो लोग मना नहीं होती है तो उनको बाकायदा वो पकड़ लेते हैं। जी जी सही है। बहुत शुक्रिया अमजद खान साहब, आपने हमें वक्त दिया और अपने इक़दाम से आया। अब देखना ये होगा कि अच्छा दो चीज़ें उन्होंने बताई हैं, एक तो ये कि लैंडस्लाइडिंग का खतरा बढ़ जाता है क्योंकि ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, हीट वेव भी एक तरफ, दूसरा मानसून की बारिश, लेकिन रोका नहीं जा रहा। अच्छा, एक और सवाल मैं करूंगी ब्रेक के बाद, आप इसी से कनेक्टेड अभी जहन में रखिएगा, जो आपके सवाल भी आ रहे हैं, मेरा भी एक सवाल है, ज़ुहैब से पूछूंगी, और तो कोई नहीं है तो ये तो चले गए, तो इनसे पूछूंगी। कीप वॉचिंग, गुड मॉर्निंग। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी हम डिजास्टर्स की बात कर रहे थे और ऐसी क्या फैसिलिटीज़ होनी चाहिए कि रेस्क्यू ऑपरेशंस बहुत ही इफेक्टिव हों। एक बात की अभी जो हमारे गेस्ट ने भी कहा कि जी लाइफ जैकेट्स अरेंज कर रहे हैं कि अगर किसी को मसला हो, जिस तरह दरिया का बहाव बढ़ता है तो लाइफ जैकेट्स दी जाएँ। सवात के हमने हादसे में, ट्रेजेडी में देखा। लाइफ जैकेट्स क्या करती हैं? अब एक ये सवाल भी है कि कितनी इफेक्टिव होंगी। तो समुद्र वगैरह में तो समझ आता है कि जहां लोगों को आपने फ्लोट करवाना है, ठीक है ना, जहां पानी का बहाव इतना तेज नहीं हो, चलो हो भी, पत्थर वगैरह ना हो। इन दरियाओं में जो है मसला ये कि जो डेथ्स होती हैं वो उसमें एक बड़ा रीजन पत्थरों का है। पत्थरों का है, शैलो वाटर होता है, प्रेशर बहुत होता है उसका। जो आप इतनी तेज पानी आपको एक तो बहा के लेके जाता है कि वो रुकता नहीं है, उसमें लाइफ जैकेट्स हों भी तो जो पत्थरों के साथ टकरें होती हैं, इम्पैक्ट होता है, वो बहुत खतरनाक होता है। उसके लिए लाइफ जैकेट्स आर नॉट इनफ।
आपको कोई ऐसी चीज चाहिए जिससे उनको रोका जा सके और लिफ्ट किया जा सके, वो क्या होगा? रोप्स हो सकती हैं इसमें, और इसमें हेलीकॉप्टर, मैं तो ये कहता हूँ कि हेलीकॉप्टर लेना कोई ऐसी बात नहीं है। आपके बजट में आप इसको मतलब रखें ना इस हेड में कि एक हेलीकॉप्टर वहाँ स्वात में कोई ऐसी जगह बना लें आप, मेन पॉइंट हो जो कि इस रीजन को कवर करे। जैसे वो कह रहे थे कि केपीके में हेलीकॉप्टर है, एक दूसरा हेलीकॉप्टर है। अब कंट्री साइड तो लोग जाते ही हैं, मतलब पिकनिक की गर्ज से भी जाते हैं लोग, और लोगों की जानों को भी खतरा, भी जैसे इन दिनों में जाएंगे लोग, तो आपको पता है कि कोई हादसा हो सकता है, तो हेलीकॉप्टर बेस्ट ऑप्शन होता है कि फौरी तौर पर रश करे, उसको लिफ्ट कर दे किसी को भी, किसी भी इंसान को। एक और ऑप्शन है जो मैं इसका स्टडी कर रही थी, एक नेट्स होते हैं, सेफ्टी नेट्स, जो ऐसे टाइम पे रेस कर दिए जाते हैं तो कोई फिर आगे ना जाए, क्योंकि इस वक्त चैलेंज ये होता है कि जो पानी बहा के इनको इतनी तेजी से लेके जा रहा है उनको रोका जा सके। तो उसमें मुख्तलिफ मुकाम पे अगर आप सेफ्टी नेट्स बना लें तो देयर इज अ चांस कि इनको बचाया जा सकता है। वैसे नहीं हो सकता है काम, इतने वो पानी का फ्लो इतना तेज है कि वो बहते हुए आगे निकल जाएंगे। आप रेस्क्यू कब करेंगे उनको? वो तो कहीं भी आप रेस्क्यू के लिए इक़दाम शुरू करेंगे, वहां से वो बंदा निकल चुका होगा। तो खैर ये बड़ा टेक्निकल है और बड़ा ये मुश्किल काम भी है। अगर सोचा जाए ना तो इंजीनियरिंग से, चीजों से आप बहुत सस्ती, बहुत इफेक्टिव चीजें बना सकते हैं रेस्क्यू के लिए। इसमें करोड़ों लाखों अरबों की बात नहीं है, सिर्फ ये कि क्योंकि आप बस क्रिएट कुछ कर लें। मैं कहती हूँ कोई किसी को चाइनीज जो कंपनी है उसको हम अगर दे दें ऑर्डर, आप कुछ ऐसा बनाएं करके इसके हेड में आप पैसे बाकायदा रखें, कुछ एक सैंपल उनसे बनवाया जाए तो दे कैन कम अप विद समथिंग कि जी ये चीज अगर आप फॉरेन यूज करें तो एटलीस्ट उनको रोका जा सकता है। तो बात वही है कि देखिए वेदर कंडीशन, डेमोग्राफी आपने देखनी है, आपने ये देखना है कि वहां की सॉइल कैसी है। ये सारी चीजें मद्देनजर रखते हुए आप उसको लेकर इक़दाम करें कि रेस्क्यू में मुमकिन तौर पर क्या क्या हादसा पेश आ सकते हैं। जैसे स्वात का हादसा हुआ तो इसमें हमें लगा कि कोई इंतजाम थे, इन्होंने पता ही नहीं था जैसे, और क्यों ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं होती? फंस सकते हैं दरिया में लोग। ज़ुहैब, अगर मैं किसी इदारे में हूँ, मेरा काम ही यही है, मैं वहाँ हूँ इसीलिए, मैं सैलरी ले इसीलिए रही हूँ क्योंकि मुझे हर तरह के हादसे, हर तरह की चीज से मतलब कुछ सोचना है, प्रीएम्प्ट करना है कि भाई ये अगर होता है, फोर्स ही करना है तो इसको रोकेंगे कैसे। सारा साल इनका यही काम होता है। हादसे तो कभी कभी होते हैं, तो जब हादसे नहीं हो रहे होते तब इनकी बातों पे क्यों नहीं सोचा जाता, तब क्यों स्ट्रेटेजी नहीं बनाई जाती, क्या कर रहे होते हैं लोग? ये इंसानी जानों का मामला है ना, इतने लोग मतलब चले जाएं और हर चीज का सलूशन है। इदारे भी हैं, काम करना चाहिए। लेकिन देखिए इदारों के साथ साथ क्या है कि एक तो गवर्नमेंट के इदारे हैं और इंतजामिया हैं, रेस्क्यू 1122 है, एनडीएमए है, पीडीएम है, लेकिन इसके साथ साथ जो दीगर इदारे रेस्क्यू का काम कर रहे हैं इन सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट, उनका भी बड़ा किरदार होता है। और पाकिस्तान में तो ऐसे मुतादिद इदारे हैं जो कि खिदमत खल्क कर रहे हैं और अपना हिस्सा डाल रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। क्योंकि होता है कि कभी कभार इस्तेदाद कार इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो जब ज़लज़ले आए या फिर सैलाबी सूरत हाल आई तो वो जो प्राइवेट जो इदारे हैं खिदमत खल्क के, वो निकल कर सामने आए और उन्होंने एक स्टेप आगे लेकर लोगों की जानें भी बचाई हैं और लोगों को राशन वगैरह भी मुहैया किया। अच्छा, उन्हीं इदारों में नादिया, अगर आप मैं खिदमत खल्क ऐसी एक कौन सा नाम जहन में आता है आपके फौरन? जैसे मैं कहूँ खिदमत खल्क कोई करता है शख्स या फिर कोई इदारा है, फादर ऑफ ह्यूमैनिटी, हाँ कौन आता है? ईदी साहब। ईदी साहब, यानी विदाउट, यानी जहन में एकदम से एक नाम आता है और वो ईदी साहब का नाम है। ईदी साहब एक ऐसे यानी आइकॉन थे खिदमत खल्क के कि उन्होंने तो रिकॉर्ड्स ही ब्रेक कर दिए ना। उन्होंने इतनी सादगी के साथ जैसे इस इंसान जात की खिदमत की है, जिस तरह उनका इदारा काम कर रहा है, ऑर्फनेज उन्होंने यानी यतीम खाने जैसे उन्होंने बनाए हैं और जैसे उन्होंने ओल्ड एज हाउसेस बनाए हैं, जैसे बुजुर्गों की वो खिदमत कर रहे हैं। अच्छा, यतीम खाना कहना जैसे वो रख रहे हैं बच्चों को, यतीम खाना कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जैसे आप बता रही थी कि वल्दियत ईदी साहब की है। जी 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 बिल्कुल। उनका जो वो बच्चे जो कि अबैंडन कर दिए जाते थे यतीम खानों में, वो अपना नाम उनको दिया उन्होंने। उनके जितने भी आगे कभी पेपर वर्क हुआ, आईडी कार्ड्स बने, पासपोर्ट बने, बच्चों ने बड़े आगे बड़े बड़े काम भी किए। वल्दियत में ईदी साहब का नाम ऑलवेज। मतलब मैं एक बार मेरे शो पे आए दुबई में ज़ुहैब, तो मैं बड़ी तैयारी कर रही थी, मुझे वालिद साहब ने खास कहा था बेटा बहुत तैयारी करना, और मुझे ऐसी ऐसी बातें इनके बारे में पता चली। मैं कहता कोई फरिश्ता आ रहे हैं, मैं इनसे क्या सवाल करूं। बिल्कुल। और सादा खाना खाना है, जमीन पे बैठना है, लिबास बिल्कुल सादा पहनना है, लोगों से आजी से इनकसारी से मिलना है, हर किसी तक उनकी रसाई है, जान का कोई खतरा नहीं। और नादिया, मैं आपको एक बात बताऊं, उस जमाने में बड़ा कराची में मारा मारी और अमन ओमान की सूरत हाल बड़ी ख़राब थी।
जब ईदी साहब इतने ज़्यादा बुजुर्ग भी नहीं हुए थे और एक्टिविटी उनकी बहुत ज़्यादा थी, तो बहुत सी ऐसी लाशें थी कि जिनके करीब कोई सोशल यानी वर्कर नहीं जा पाता था, क्योंकि 15-15, 20-20 दिन पुरानी वो लाशें होती थी, ताफुन ज़दा लाशें, इतनी बदबू। लेकिन वहाँ पर सिर्फ ईदी साहब होते थे जो खुद जाते थे अंदर और उस लाश को उठाते भी थे, फिर उसकी तदफीन का इंतजामात और सारी चीज़ें। तो एक फरिश्ता नुमा इंसान थे। और इसके अलावा भी कोई कभी किसी को डिसोन कर दे, किसी ने उनकी तदफीन नहीं की हो, ये करते थे। ईदी साहब के मैं बताऊं हमारे पे इतने एहसान है, स्पेशली अगर हम 90s वगैरह की बात करें, अब तो माशाल्लाह और भी लोग काम कर रहे हैं, उस वक्त तो ज़्यादा कोई थे भी नहीं। तब ईदी साहब का ही नाम था। और ईदी साहब की मुझे एक बात इतनी खूबसूरत लगती है, उन्होंने कहा कि किसने कहा कि जी आपको लोग हेल्प करते हैं, पैसे चाहिए होते हैं तो कैसे आप अरेंज करते हैं ये वो। तो उन्होंने कहा कि मुझे जब पैसे चाहिए होते हैं मैं जाके सड़क पे बैठ जाता हूँ और लोग देते हैं। मैं जाके उनसे कहता हूँ कि जी मेरा ये काम है। लोग इतना प्यार करते हैं कि ये सिर्फ इशारा करते थे और लोग उनको देते थे, दिल खोल के देते थे। इतना मैंने आज तक किसी के लिए ऐसा ट्रस्ट, हालांकि देखें रिस्पेक्ट नहीं देखी। होता ये ना कि इविल फोर्सेस हमेशा उनके बारे में नेगेटिव प्रोपेगेंडा बड़ा करने की लोगों ने कोशिश की ताकि इनको फंड्स ना मिले, लोग इनको सपोर्ट ना करें, लेकिन कोई उनकी क्रेडिबिलिटी पर फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उनके काम ही इस तरह के थे। इस इदारे के पास आप देखें, एयर एम्बुलेंस अगर किसी इदारे के पास है, फलाही इदारे के पास, तो वो ईदी फाउंडेशन है। फिर आप देखें उनकी डेथ पर गन कैरेज पर उनका जनाजा ले जाया गया, जो कायदे आज़म के बाद यानी ये एजाज़ किसी को अगर मिला है तो वो ईदी साहब को मिला है। हम तो ये कहते हैं कि दुनिया में ठीक है अमन के नोबेल इनाम मिलते हैं लोगों को, इंसानियत के बड़े बड़े अवार्ड्स मिलते हैं, ईदी साहब क्यों नहीं? क्या दुनिया को ईदी साहब का नाम नजर नहीं आता? मैं तो समझता हूँ उन्हें अमन का नोबेल इनाम मिलना चाहिए था, इंसानियत का नोबेल इनाम मिलना चाहिए था, उनकी जिंदगी में मिलना चाहिए था जो उन्होंने काम किया अपनी जिंदगी में। आज तक जो है हम देख रहे हैं उनके स्टूडेंट्स जो हैं, उनसे जो इंस्पायर्ड थे लोग, उन्होंने फिर इस काम को आगे बढ़ाया। बिल्कुल, उनके बेटे ने बढ़ाया। अच्छा, उनकी वाइफ देखें, बिल्कुल बिल्कीस आपा की बात, बिल्कीस आपा की आप बात देखें कि हम कहते हैं ना कि जो मिशन उनके हस्बैंड का था, शौहर का था, बिल्कुल उसी वेवलेंथ पर उन्होंने काम किया है, अपने हस्बैंड का साथ दिया है। और देखिए आप किस लिए ये सारे यानी कमाते हैं, रोजगार के लिए निकलते हैं, सिर्फ अपनी वेलफेयर के लिए, अपनी वेल बीइंग के लिए, अपने खानदान के लिए, लेकिन बिल्कुल बेलॉस थे, मावरा थे ईदी साहब इससे कि मेरे घर कैसे चलेगा, मेरा खानदान, मेरी बीवी को चीजें मिल रही है नहीं मिल रही, फैसिलिटीज, एसी, कार, ये वो, कोई उन्हें बिल्कुल परवाह नहीं थी इसकी। पूरा दिन यतीम खाने में गुजार दिया, पूरा दिन उन्होंने ओल्ड एज हाउसेस में गुजार दिया, एम्बुलेंसेस में बैठ के, शदीद गर्मी में, जलजला आया जहां फौरन भागे, दुनिया से बाहर कहीं कोई कैटास्ट्रॉफी है वहां भागे। मतलब पूरी जिंदगी एक ऐसा अमली नमूना है कि वैसे मुझे लगता है कि फॉलो भी नहीं किया जा सकता उनको, जो उनकी लगता है किसी भी बच्चे, मर्द, औरत, बुजुर्ग के लिए एक सहारा थे नाम कि जी अगर मुझे कुछ हुआ ना, मैंने तो चले जाना है, ईदी होम चले जाना है। ईदी होम वाले हैं तो एक सहारा रहता था कि आपके बेशक आपका अपना कोई हो या ना हो, ईदी साहब हैं, बिल्कीस आपा हैं। और मैं तो उनके बहुत सारे, अच्छा पता भी लोगों ने ना इनके सेंटर्स को विजिट भी नहीं किया। हम तो गए, हम ओल्ड होम्स गए, हम जो इनके क्या कहते हैं वो नफ्सियाती जिनको अमराज के हैं उनके सेंटर्स में गए। इतना प्यारा, हम लोग बस शूटिंग्स वगैरह बड़ी होती हैं ड्रामों की ना वहाँ, तो मैं गई और मैंने उनका पूरा सेटअप देखा कि वही जो उनके पेशेंट्स के साथ काम भी कर रहे हैं, बड़े प्यार से तमीज से रह रहे हैं। अमेजिंग। और आप देखें, आप इनके देखें, आप अपने माँ बाप को अबैंडन यानी छोड़ देते हैं, लेकिन एक शख्स ऐसा भी था जो कि उनकी देखभाल करता था। वो ईद बकरीद पर जो इवेंट्स आते हैं बड़े बड़े, उन पर वो मुंतजिर होते थे अपने प्यारों के। लेकिन उनका प्यारा कौन था? उनका प्यारा ईदी साहब थे, उनकी वाइफ थी, उनके बेटे हैं फैसल ईदी, अब ये इस मिशन को लेकर आगे चल रहे हैं। और थोड़ा सा हम बता देते हैं, 9वीं बरसी आज उनकी बनाई जा रही है। ईदी साहब 1 जनवरी 1928 को पैदा हुए। इंसानी खिदमत के काम उन्होंने इतनी वुसअत इसमें दी है, उनकी फाउंडेशन के 400 से ज़ायद मराकज़ काम कर रहे हैं। पहला फलाही इदारा है जो फ़ज़ाई एम्बुलेंस भी रखता है। और पारा चिनार में वो जो रोड बंद हुई तो उनका ही इदारा था, ईदी फाउंडेशन का ही इदारा था, जिसकी एयर एम्बुलेंस वहाँ पहुँची और लोगों तक इमदाद पहुँचाई। तो ईदी साहब के ऊपर तो घंटों, अगर पूरे शोज़ आप रख दें तो घंटों आप बात कर सकते हैं। किसी भी आप अपने गेस्ट को अगर इनवाइट करें ईदी साहब पर बोलने के लिए तो अल्फाज कम पड़ जाते हैं। बहुत सी शख्सियात ऐसी होती हैं जिनके बारे में आप जब आगाज़ करते हैं गुफ्तगू का या बात कर, तो आपके पास अल्फाज कम पड़ जाते हैं। अच्छाइयां खत्म नहीं होती, अच्छाइयां नेकियां खत्म नहीं होती। मैं कहती हूँ ये पाकिस्तान की खुशकिस्मती है कि ईदी साहब हमें मिले, बिल्कुल यहाँ पैदा हुए। बिल्कीस आपा अमेजिंग, और हमेशा इनको याद रहे। मुझे लगता है कि हमेशा इनका नाम जिंदा रहेगा, रहना भी चाहिए। अपने बच्चों को, अपनी फैमिलीज को प्लीज बताएं, इन बच्चों को मालूम होना चाहिए द ईदी चैप्टर। उफ, क्या फादर ऑफ ह्यूमैनिटी,
प्लीज और ऐसे बताइए, लोग बच्चों को पाकिस्तान उनके में बारे में बताइए, बिल्कुल। कितने इंस्पायर होंगे वो, उनकी इंटरव्यूज दिखाएं, डॉक्यूमेंट्रीज, बहुत सारी चीजें इनकी लाइफ में कितना कुछ बना है उनको बताएं। द किड्स मस्ट नो, ये जो जेनजी हमारी बिल्कुल। ना, उनको बताइए। उनको बताइए, क्योंकि देखिए इंसान क्या कि ये जो अल्लाह ने इंसान को पैदा किया है ना, ये कोई उसकी वजह है। जी। ये इंसानियत के जज्बे से सरचार जो ईदी साहब थे, वो उस पैगाम को पहचान गए थे कि अब मेरा वजूद जो है इस दुनिया में वो लोगों की बेहतरी के लिए, लोगों की फलाह बहबूद के लिए। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी बेहतरी के लिए काम करता रहूं, मुझे लोगों तक पहुंचाना है ये सब कुछ। और यही अगर जज्बा हम सब में आ जाए इंसानियत का। वैसे पाकिस्तान की सरजमीन बड़ी है, अजीम नेशन है, यहाँ ऐसे लोग आपको बहुत मिलेंगे। हम चैरिटी में सबसे आगे, लोगों की खिदमत करने में। लेकिन इंतजामी सब तौर पर- आइडियलाइज जिनको करते हैं वो ये हैं। इंतजामी तौर पर अगर थोड़े से बेहतर हो जाए ना, जी, तो मजा ही आ जाए। फिर इंशाल्लाह, इस नेशन को कोई इंशाल्लाह, डिफीट नहीं कर सकता। रास्ते पे हैं, हाँ जी। अच्छाई भी है, बुराई भी है, आपको तय करना है कि आप किस साइड पे हैं। और कल मुलाकात होगी आपसे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तो आप तो खास अपना ख्याल रखें। जी हाँ, थोड़ी सी मेरी वेकेशन भी शुरू हो रही है, लेकिन मैं 1 घंटा शो की मैं सिर्फ वेकेशन लूंगी, दूसरे घंटे पे आ जाऊंगी। अपना ख्याल बिल्कुल। रखिएगा। खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग। कल मिलते हैं इंशाल्लाह।